दोस्तों नमस्कार। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है शिवालिक प्रगति सेंटर। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। साथियों, जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि मैं आजकल आपके साथ HP TGT टैट दिसंबर 2022 में आर्ट्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें SST के जो सवाल हैं उन सवालों को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यदि पहली बार आप हमारा चैनल विज़िट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस पर मैं 3 वीडियोस और बना चुका हूं। आपने यदि उनको नहीं देखा है अब तक, आप उनको ज़रूर देखें। और कई बार मैं आपसे कह चुका हूं कि ऐसा नहीं है कि ये टैट की परीक्षाओं के लिए ही ये वीडियो ज़रूरी है। आप हिमाचल प्रदेश में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो सवाल सामान्य ज्ञान के जो पूछे जाते हैं वो कुछ इसी तरह के सवाल होते हैं, तो आप वीडियोज़ को पूरा ज़रूर देखा कीजिए दोस्तों। चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेता हुआ आज के इस वीडियो की शुरुआत करता हूं और आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 105 तक मैं आपके साथ सवाल डिस्कस कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए। भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में, ऑप्शन बी जन प्रतिनिधित्व कानून 1952 में, ऑप्शन सी जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन इसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 107 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 53, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी अनुच्छेद 52 में भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके पद का प्रावधान किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में भारत के संविधान में जो भी अनुच्छेद हैं वो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद नंबर 54 में है। आपको सवाल पूछा जा सकता है राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, वो अनुच्छेद 58 में है। आपको सवाल पूछा जा सकता है राष्ट्रपति बनने के लिए जो शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति को वो भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में है, वो अनुच्छेद 60 में है। इनके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे ज़रूरी अनुच्छेद राष्ट्रपति के संदर्भ में है दोस्तों वो है आर्टिकल नंबर 61। अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, ये अनुच्छेद 61 में इसका जिक्र किया गया है। महाभियोग राष्ट्रपति के कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग, जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं। आपको सवाल पूछा जाता है कि महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट संसद के कौन से सदन से ये प्रक्रिया शुरू होती है, तो राष्ट्रपति पर जब महाभियोग चलाया जाएगा तो वो प्रक्रिया लोकसभा से भी शुरू हो सकती है और राज्यसभा से भी शुरू हो सकती है। एग्जाम में आपको सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, क्वेश्चन नंबर 108, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन सी 1973। तो भारत में जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है ये 1972 में लाया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है दोस्तों, ये भारत में जो वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने, उनके अवैध शिकार को रोकने, उनके वन्य जीवों की तस्करी और उनके व्यापार को रोकने के लिए ये कानून लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 109 है, रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। ऑप्शन ए टुंड्रा, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी मैंग्रोव, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है इनसे संबंध है रबर का। उष्णकटिबंधीय वर्षावन दोस्तों ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र या फिर उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ये रबर पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इनको हम सदाबहार वर्षावन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन भी बोल सकते हैं। इनमें जो एवरेज जो बारिश होती है वो तकरीबन 175 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बारिश होती है। और यहाँ पर रबर के अलावा जो वनस्पति होती है वो होती है सिनकोना होती है, रबर होती है, आबनूस होती है, महोगनी होती है, महोगनी। तो ये भी आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में किस प्रकार की जो वनस्पति होती है वो रबर हो गया, सिनकोना हो गया, आबनूस हो गया, महोगनी हो गया। इसके अलावा जो शीशम होता है वो भी उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन
कर्नाटक और केरल के जो पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में जो नागा पहाड़ियाँ होगी या खासी पहाड़ियाँ होगी वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेशों में यहाँ पे काई या फिर छोटी छोटी झाड़ियाँ इसमें पाई जाती हैं। जो मैंग्रोव वन होते हैं दोस्तों, मैंग्रोव वन ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इनकी खास बात ये है कि ये जो खारा पानी होता है वहाँ पर खारे पानी में भी इनकी ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 110 है कि क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी मोटर प्लास्टिक, ऑप्शन डी मोटर गाड़ी। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करती है। सीमेंट इंडस्ट्री में न केवल चूना पत्थर बल्कि जो सिलिका हो गया, जिप्सम हो गया, और एल्यूमिना हो गया, इनका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि भारत में जो पहली सीमेंट प्लांट था, पहला सीमेंट इंडस्ट्री जो है भारत में कब लगाई गई और कहाँ पे लगाई गई, तो वो 1904 में चेन्नई में लगाई गई है। ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 111 है कि सबसे उच्च मानव सूचकांक वाला देश कौन सा है। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन डी हांगकांग। तो इस सवाल का जो सही जवाब है 2022 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो लाया गया था उसमें सबसे उच्च सूचकांक वाला जो देश है वो है ऑप्शन सी स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के बाद दूसरे नंबर पर जो है वो दोस्तों नॉर्वे है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसको जारी करता है। आपको पूछा जाता है, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। इसमें टोटल 191 कंट्रीज़ का इसमें सर्वे होता है, जिसमें भारत की जो स्थिति है वो 191 देशों में भारत जो है 132 नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसकी जानकारी दूं, जो मानव विकास सूचकांक है ये इसका जो इसमें जो 3 क्राइटेरियाज होते हैं मुख्य रूप से, जिसके तहत देखा जाता है कि कौन सा कंट्री जो है कहाँ पर है, उसका स्थान कहाँ पर है। एक तो इसमें हम देखते हैं शिक्षा को, यानी कि एजुकेशन को इसमें देखते हैं, या फिर दूसरा हम इसमें देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, और इसमें हम पर कैपिटा इनकम भी देखते हैं। तो इनके बेसिस पर देखा जाता है कि कौन सा देश कौन से नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 112 है दोस्तों, समुद्र द्वारा 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए तट, ऑप्शन बी स्थल डमरू मध्य, ऑप्शन सी द्वीप, ऑप्शन डी प्रायद्वीप। मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ। तो समुद्र द्वारा 3 ओर से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। समुद्र द्वारा 3 ओर से घिरा भूभाग प्रायद्वीप, जैसे ये जो समुद्र के द्वारा 3 ओर से घिरा हुआ भाग है जो इसको हम भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। इसके अलावा प्रायद्वीप और खाड़ी में पिछले वीडियो में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि प्रायद्वीप और खाड़ी में क्या डिफरेंस है। स्थल डमरू मध्य यानी कि इस्थमस जो है दोस्तों, ये ज़मीन की एक तंग यानी कि नैरो तंग पट्टी सी होती है जो ज़मीन के 2 बड़े बड़े भूखंडों को जोड़ने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 113 है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए सोन नदी पर, ऑप्शन बी चंबल नदी पर, ऑप्शन सी बेतवा नदी पर, ऑप्शन डी जो है वो है माही नदी पर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी चंबल नदी पर बनाया गया है गांधी सागर बांध। दोस्तों ये जो चंबल नदी और जो बेतवा नदी है ये यमुना की सहायक नदी है, और यमुना गंगा की सहायक नदी है। भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। और सोन नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 114 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 114 है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है शशि थरूर। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किताब लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसी किताब में दादा भाई नौरोजी ने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यानी कि भारत में धन का जो निकास हुआ है उसकी चर्चा इसमें की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, अच्छा इसमें जो दूसरे ऑप्शन हैं जैसे महात्मा गांधी हो गए, शशि थरूर हो गया, भीमराव अंबेडकर, इन्होंने कई किताबें लिखी हुई हैं। इवन दादा भाई नौरोजी ने भी कई और ज़रूरी किताबें लिखी कई और किताबें लिखी हुई हैं जो एग्ज़ाम में ज़रूरी किताबें आपको पूछी जा सकती है। जैसे महात्मा गांधी से आपको पूछा जा सकता है हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने 1909 में ये किताब लिखी गई है।
और ये गुजराती भाषा में महात्मा गांधी के द्वारा किताब लिखी गई है। इसके बगैर इसके अलावा महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी है सत्य के प्रयोग। B.R. अम्बेडकर की किताबें जैसे एनहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि भारत में जाति प्रथा का विनाश, या फिर आपको पूछा जा सकता है बहिष्कृत भारत, ये किताब किसने लिखी है, तो ये भी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई किताब है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की जो उपाधि दी है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि ऑप्शन सी है दोस्तों, महात्मा गांधी ने दी हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर ने, मैंने आपको बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना की है, शांति निकेतन। बाद में इसी को रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया, विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, आपसे यदि सवाल पूछा जाए, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। उत्तम शिक्षा के प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, इसीलिए महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव की उपाधि दी है। और यदि आपको सवाल पूछा जाए कि महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जो है, उनको महात्मा की उपाधि किसने दी, महात्मा का जो टाइटल किसने दिया है, वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है। 1917 में महात्मा गांधी ने जब भारत में पहली बार अपना सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को ये टाइटल दिया गया। बाल गंगाधर तिलक को हम लोकमान्य के नाम से जानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है, आपको पूछा जा सकता है। सरोजिनी नायडू भारत की नाइटिंगेल है, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल भी हैं, ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है कि 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग ऑफिशियली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसमें स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका अल्टीमेट गोल जो है वो स्वराज ही है। हालांकि स्वराज शब्द का प्रयोग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी किया गया है। अगर आपको ध्यान हो, बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर ही रहूँगा। तो लेकिन 1906 में इस शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। लाला लाजपत राय को हम पंजाब केसरी कहते हैं दोस्तों, या पंजाब का शेर इनको कहते हैं। लाला लाजपत राय गर्म दल के नेताओं में से, जो गर्म दल के नेता थे उनमें से एक थे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ ये बात डिस्कस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 117 है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी मास्टर ताराचंद, ऑप्शन सी कृष्ण मोहन, ऑप्शन डी यशपाल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए दोस्तों। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने की है। नौजवान भारत सभा जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये जो पार्टी थी इसी का भाग थी। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में की गई और इसी का नाम बाद में HSRA किया गया। HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, 1928 में इसकी स्थापना की गई है। आपको ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 118। और क्वेश्चन नंबर 118 है वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकरदर्रा कटिबंध से होकर के गुजरता है? मेरे ख्याल से ये मकर रेखा होगा, बाकी अगर मकरदर्रा भी है तो इस सवाल का जो जवाब है ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है अफ्रीका। वह एकमात्र महाद्वीप जिसमें से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है वो है अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 119 है दोस्तों। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के एक प्रसिद्ध शासक थे? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी चालुक्य। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। पुलकेशिन द्वितीय जो है ये चालुक्य वंश से, चालुक्य राजवंश से संबंधित है। जिस समय भारत में हर्षवर्धन राज कर रहे थे, हर्षवर्धन ने भारत में, उत्तर भारत में राज किया और हर्षवर्धन और जो चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय हैं, इन्होंने भारत में दक्षिण भारत में राज किया है। क्वेश्चन नंबर 120 है दोस्तों। अखबार केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी बांग्ला, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो जो अखबार केसरी है, अखबार केसरी ये मराठी भाषा में प्रकाशित होता था।
केसरी अखबार और मराठा, ये 2 अखबारों का संपादन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया है। बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा अखबारों को चलाते थे। केसरी को मराठी भाषा में और मराठा को इंग्लिश भाषा में, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। मराठा जो है इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होता था। तो आज दोस्तों, आज के वीडियो में ये 120 सवाल मतलब ये जो 15 क्वेश्चन, ये आज के वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि SST यानी कि जो सोशल स्टडीज़ हैं उसमें जो 60 क्वेश्चन हैं वो आज पूरे होते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, इसमें जो 30 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, 30 क्वेश्चन जो होते हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके लिए आपके लिए जल्द ही कुछ और वीडियोज़ लेके आऊँगा। होपफुली 2 वीडियोज़ में ये पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो जल्द ही आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।